हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ लकी झा एंड हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है वो बताया था एंड ओवरी की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। एंड ओवरी की स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी टर्म्स थी, सो आप लोग उसको ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा या जो प्रीवियस जितने भी अपना टॉपिक्स जो चल रहे हैं अभी लगातार, वो सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए ना केवल ऑर्गन्स को पढ़ने का एक ज़रिया है, यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोसेस जो है वो भी पढ़ने को मिलेंगे। तो रिप्रोडक्शन का कंप्लीट प्रोसीजर, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ही मेजरली डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। सो आज देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जो कि है वल्वा। सो जितने भी अभी तक आपने ऑर्गन्स पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो सभी इंटरनल ऑर्गन्स थे, ठीक है। तो ऑलरेडी देखा जाए तो फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सभी इंटरनल ही रहेंगे, लेकिन आज यहाँ पर हम वल्वा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। यानी फीमेल में आउटर मोस्ट सरफेस से अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट उसके कौन कौन से ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि फीमेल में ऑर्गन्स सभी के सभी आंतरिक हैं, यानी इंटरनल होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर कुछ स्किन के फोल्ड्स होते हैं एंड कुछ ओपनिंग्स होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि वल्वा के फॉर्म में बताई जाती है। सो देखिए आज हम वल्वा को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो वल्वा है वो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, ठीक है। यानी कि मादा का बाह्य प्रजनन अंग है ये, ठीक है, वल्वा। अब देखिए ये जो वल्वा है ये और कुछ नहीं है, कुछ स्किन के फोल्ड्स होते हैं एंड कुछ ओपनिंग्स होती है, इन्हीं को वल्वा कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आएगी कि वल्वा में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो सबसे पहले आता है लेबिया मेजोरा। सॉरी एक सेकंड, इससे पहले भी देखते हैं मॉन्स प्यूबिस वाला रीजन देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड वन इज लेबिया मेजोरा, थर्ड वन लेबिया माइनोरा, ठीक है। सबसे पहले इन तीन पे बात डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मॉन्स प्यूबिक रीजन जो होता है, ठीक है, तो प्यूबिक रीजन जो है वो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर अगर देखा जाए तो मेल में पेनिस के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट पाया जाता है जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्यूबर्टी फेज में हेयर्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, उसे कहा जाता है प्यूबिक रीजन, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिक रीजन जो है वो फीमेल में वो पार्ट है जो कि जस्ट वेजाइना जो है उसके जस्ट अपर पार्ट में बाहर की साइड पे जो है वो आपको हेयर वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे मिलेंगे वो होगा मॉन्स प्यूबिस रीजन। तो हेयर जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूबिक हेयर जो है मिलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज प्यूबिक हेयर जोन, ठीक है, दिस इज प्यूबिक हेयर जोन, ओके। एंड अब सेकंड नंबर पे बात की जाए तो फीमेल्स के अंदर देखते हैं तो लेबिया मेजोरा एक स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं। तो ये जो मैंने लिखे हैं लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये दोनों के दोनों जो है वो स्किन के कुछ फोल्ड होते हैं। बस दोनों में डिफरेंस इतना सा होता है कि लेबिया मेजोरा जो है ये थोड़ी सी थिक स्किन होती है, ठीक है। लेबिया मेजोरा जो है वो थोड़ी सी थिक स्किन होती है, मोटी सी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है इसे कहा जाता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। यह लेबिया मेजोरा स्किन की मोटी फोल्ड होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको लेबिया मेजोरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसे कहा जाता है इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रोटम, होमोलोगस टू स्क्रोटम। जो क्वेश्चन आएंगे मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो चीज़ें पूछी जा सकती है, अब ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि बात याद कर ली कि लेबिया मेजोरा आउटर मोस्ट फोल्ड होती है वगैरह सब कुछ है, लेकिन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है समानताएं, सिमिलैरिटीज़ पूछी जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो लेबिया मेजोरा देखो
मेल का जो स्क्रोटम होता है यानी वृषण कोश जिसमें टेस्टिस बंद रहते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो स्क्रोटम जो होता है वो अपने अंदर टेस्टिस को रखता है। अच्छे से समझा रखा है आपको, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता रखा है ना। तो स्क्रोटम के अंदर जिस तरह से टेस्टिस बंद रहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है, उसी तरीके से वेजाइना को बाहर से कुछ फोल्ड्स जो है स्किन के वो कवर करके रखते हैं, जिसे कहा जाता है लेबिया मेजोरा। प्रोटेक्ट इसने भी किया एक ऑर्गन को, इसने भी ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया, वेजाइना को कवर कर रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इसी वजह से ये स्क्रोटम के होमोलोगस होता है, वृषण कोश के समजात माना जाता है, समझे, ये ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लेबिया माइनोरा पे। देखिए लेबिया मेजोरा जो है वो इंटरनल पार्ट से एक और स्किन से कवर रहती है जिसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा। देखिए लेबिया माइनोरा जो होती है ये इरेगुलर, एक मतलब एक स्ट्रेट मसल नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो स्किन होती है ये बिल्कुल पतली सी होगी एंड इंटरनल पार्ट में पाई जाएगी लेबिया मेजोरा के। तो लेबिया मेजोरा से नीचे लेबिया माइनोरा। इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे हम मेजर एंड माइनर बोलते हैं ना, तो मेजर का मतलब क्या होता है, जो मेन है या लार्ज पार्ट है। तो लेबिया मेजोरा जो है वो थोड़ी सी थिक स्किन होती है एंड लेबिया माइनोरा जो है वो उसके नीचे छोटी स्किन होती है, लेकिन ये इरेगुलर होती है, ठीक है ना, इरेगुलर सी होती है। आप देखिए इसको यहाँ पर, यहाँ मैंने ड्रॉ किया, ये इरेगुलर सी ये स्किन होती है लेबिया माइनोरा। ओके, ऐसा होगा। अब देखिए लेबिया माइनोरा के अंदर की तरफ अगर स्किन में देखा जाए तो दो तरीके के ऑरिफिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑरिफिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ओपनिंग, ठीक है, दो तरीके की जो है वो ओपनिंग्स देखने को मिलती है। अब फीमेल के अंदर ध्यान रखना कि जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है यानी वेजाइनल ओपनिंग है वो अलग होती है, और जो यूरिनरी ओपनिंग है, यूरेथ्रा जो है वो अलग ओपन होता है। तो देखिए यहाँ पर फीमेल के अंदर जो है दो तरीके की ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो वेजाइनल ओपनिंग, इसको वेजाइनल ऑरिफिक कहा जाता है, ठीक है, वेजाइनल ऑरिफिक पाया जाएगा। एंड साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखें कि फीमेल्स के अंदर जो है वो यूरिनरी ओपनिंग जो होती है वो अलग पाई जाएंगी, ठीक है, यूरिनरी ओपनिंग जो होती है वो अलग पाई जाएंगी। तो वेजाइनल ओपनिंग की सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। सो ध्यान रखिएगा कि जो वेजाइनल ओपनिंग है ये एक मेम्ब्रेन से कवर रहती है, ठीक है। तो यहाँ देखो हाइमेन, ये एक छोटी सी मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, जो कि वेजाइनल और ऑरिफिक जो है, जो वेजाइना की ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर करके रखती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि हाइमेन जो है वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है या कंप्लीटली कवर करती है। सो ये ध्यान रखिएगा कि हर फीमेल के अंदर हाइमेन जो होती है वो पार्शियली ही कवर करके रखती है वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स का समय आता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है वो हाइमेन टूट जाती है, ठीक है ना, हाइमेन जो है वो रप्चर हो जाती है एंड फिर उसके बाद हाइमेन जो है वो नहीं पाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सो हाइमेन जो है वो वेजाइनल ऑरिफिक को जो है वो पार्शियली कवर करके रखेगी, आधा कवर करके रखती है, ठीक है। तो ये हाइमेन हो गई, देखो, ठीक है, ब्लैक से मैंने मार्क कर रखा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड आगे जा कर के हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि देखें कि फीमेल के अंदर जो है जहाँ पर आपको वेजाइनल ऑरिफिक मिलेगा उसके जस्ट पास में आपको बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग्स भी देखने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था कि फीमेल की वेजाइना के अंदर जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि एक फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसके कारण कॉपुलेशन में मदद मिलती है, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है जो कि वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो जो है उनकी ओपनिंग्स भी बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर ये मैं मार्क कर रही हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ओपनिंग्स, ये है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से देखिए। ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो बाहर से वल्वा में प्रेजेंट होंगी। अब नेक्स्ट देखें, जो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है, यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग जो है वो बाहर की तरफ देखने को मिली आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है कि फीमेल में जहाँ पर वेजाइनल ऑरिफिक पाया जाएगा उसके जस्ट ऊपर की तरफ जो है वो
जो है यूरिनरी ओपनिंग्स पाई जाती है, ठीक है। तो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं इसके ऊपर, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यूरेथ्रा की जो है वो ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ढंग से देख लीजिए इसको, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर क्वेश्चन हमें बताइएगा, पूछिएगा क्वेश्चन, एंड इसका आंसर हम आपको जल्द से जल्द करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फीमेल्स के अंदर जो आउटर एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वल्वा, उसमें एक तो हो गया मॉन्स प्यूबिस जोन, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, ये अंदर से अंदर स्ट्रक्चर्स हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, देखें कि फीमेल के अंदर जो है वो जस्ट जो लेबिया मेजोरा है, सॉरी लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के ऊपर एक छोटा सा इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, बिल्कुल डॉट लाइक एक छोटा सा इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है क्लाइटोरिस, ठीक है, क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस इज अ इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। देखें क्या होता है कि क्लाइटोरिस जो है ना, ये एक छोटा सा उत्तेजनशील उत्तकों का बना हुआ एक छोटा सा टिश्यू होता है जो कि फीमेल के लेबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर की तरफ पाया जाता है, क्लाइटोरिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लाइटोरिस है इसमें बिल्कुल वही टिश्यू पाए जाते हैं जो कि एक पेनिस में पाए जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फीमेल का जो मेल के जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान जो है पेनिस का इरेक्शन जो होगा वो उस इरेक्टाइल टिश्यूज़ के कारण हो जाता है। ये चीज़ सारी समझा रखी है ना, इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो पेनिस में होते हैं। तो अब यहाँ पर फीमेल के अंदर जो है वो पेनिस का होमोलोगस जो पार्ट पाया जाएगा वो क्लाइटोरिस होता है, ठीक है ना। होमोलोगस पार्ट पेनिस का क्या हो गया, क्लाइटोरिस। तो विच इज homologous to penis of male, ठीक है। तो मेल का जो पेनिस है ऑर्गन, उसके जस्ट समझात यहाँ पर होमोलोगस जो है वो पाया जाएगा क्लाइटोरिस, ठीक है। और जिस तरीके से देखो, जिस तरीके से जो पेनिस है वो प्रीप्यूस मेम्ब्रेन से जो है वो कवर्ड था, बता रखी है आपको प्रीप्यूस मेम्ब्रेन, तो उसी तरीके से क्लाइटोरिस के ऊपर भी प्रीप्यूस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये देखिए आप, एक छोटी सी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है प्रीप्यूस क्लाइटोरिस के ऊपर। तो ये भी फीमेल के अंदर जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्लाइटोरिस, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको ये टोटल ओपनिंग्स एंड जो मेन पार्ट्स हैं वो समझने हैं, ठीक है ना। अब अगला बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि पीछे की तरफ अगर अपन देखें कि फीमेल में आगे फ्रंट में तो वेजाइनल ओपनिंग होगी, लेकिन डॉर्सल साइड के अंदर जो है वो फीमेल्स के अंदर एनस प्रेजेंट होगा। एंड एनस जो है ध्यान रखिएगा कि वेजाइना से दो मेम्ब्रेन्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, एक को तो कहते हैं फोरचेट मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज पेरिनियम। तो अपर साइड में वेजाइना के जस्ट अपने लेबिया माइनोरा से नीचे की बात करें तो लेबिया माइनोरा से नीचे जो है वो फोरचेट मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंड अगला पेरिनियम मेम्ब्रेन होती है जो कि जो वेजाइना है एंड मतलब वल्वा जो होते हैं, वल्वा को कनेक्ट करती है एनस से, ठीक है ना। तो इस तरीके से फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलियल पार्ट है वो कंप्लीट होता है, बाह्य जनन अंग वाला भाग कंप्लीट हो गया, ओके। सो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं अगेन बोल रही हूँ आपको कि आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है oogenesis के बारे में। चलिए अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है वो कल के टॉपिक से एकदम, जो अपने लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर से ही जो है वो रिलेटेड है। तो मैंने आपको जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर ओवरी की स्ट्रक्चर करवाई। ओवरी की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बहुत सारे फॉलिकल्स पढ़ाए थे, पुटक,
ठीक है ना। खूब सारे जो है वो पुटअप पढ़ाए थे, ग्राफियन, प्राइमरी, सेकेंडरी, खूब सारी चीज़ें पढ़ाई थी। एंड वहाँ पर मैंने कुछ प्राइमरी oocyte के बारे में, सेकेंडरी oocyte के बारे में डिस्कशन किया था। सो आज का जो प्रोसीजर है वो हम पढ़ने वाले हैं एग फॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए एग फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं oogenesis, oogenesis, अंड जनन। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, into ovary is called oogenesis, ठीक है। मादा में यानी फीमेल्स के अंदर जो है एग का फॉर्मेशन होना, यानी फीमेल गैमेट जो है मादा युग्मक, उसका निर्माण होने की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है, oogenesis कहा जाता है इसे, ठीक है। सो ये जो एग फॉर्मेशन होगा, आप सिंपल सी चीज़ है, देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ। आज हमारी बॉडी की जो हर सेल है, ठीक है ना, बॉडी की कंप्लीट सेल जो होती है वो 2n है, डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। एंड इनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और एग का फॉर्मेशन अगर होना है तो सिंपल सी चीज़ है कि 23 क्रोमोसोम की एक ऐसी सेल मिलेगी, एक ऐसी सेल बनेगी जिसके कारण जो कि एग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम की एक ऐसी सेल होगी जो कि एग कहलाएगी, ओवम कहलाएगी, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं फीमेल गैमेट। कहने का मतलब है कि जो 46 क्रोमोसोम की जो भी सेल है वो मियोसिस करके, अर्धसूत्री विभाजन करके मियोसिस करके जो है ये अपने क्रोमोसोम को हाफ कर लेगी और एग का फॉर्मेशन करेगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये मियोसिस जो है वो कहाँ से शुरू होता है, यानी क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसीजर शुरू होता है ये एक डिप्लॉइड सेल से स्टार्ट होगा और वो है ओवरी की जर्माइनल इपिथीलियम, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए क्या होता है कि फीमेल की जर्माइनल इपिथीलियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें एक सबसे पहले तो जर्म प्रीमोर्डियल सेल बनती है, ठीक है, जर्म प्रीमोर्डियल सेल, ठीक है। इसको आदि जनन कोशिका कहते हैं। आदि जनन कोशिका इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले जो अंडाशय है उसकी एक सेल जो है जर्माइनल इपिथीलियम की एक सेल मॉडिफाइड हो जाती है और वो जर्म प्रीमोर्डियल सेल कहलाती है। ये जर्म प्रीमोर्डियल सेल जो है बस न्यूट्रिशन गेन करके थोड़ा सा बड़ा हो जाती है, इस वजह से ये अदर सेल से डिफरेंट हो जाती है। अब ये जो जर्म प्रीमोर्डियल सेल है, ध्यान रखिएगा कि ये जो है जन्म से पहले ही बन जाती है। एंड जन्म से पहले ही यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही ये सेल माइटोसिस करके बहुत सारी oogonia का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। माइटोसिस करके यानी कि समसूत्री विभाजन करके ये खूब सारी 2n सेल्स का, डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। बहुत बार माइटोसिस होता है, ठीक है ना, 1 2 बार 3 बार, बहुत बार माइटोसिस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो स्टेज है, ये ध्यान रखना, ये बिफोर बर्थ हो रहा है, ठीक है ना। तो जन्म से पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये माइटोसिस होने लगता है। और साथ ही साथ में जो अब जिन सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, हम 1 2 बार और माइटोसिस करवा देते हैं इसमें, देखिए तो माइटोसिस काफ़ी बार होगा इनमें। एंड खूब सारी oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा? oogonia का, ठीक है, ठीक है, oogonia बन जाती है। तो बहुत सारी oogonia जो होती है ये जन्म से पहले ही बन जाती है। मिलियंस ऑफ oogonia जो है वो जन्म से पहले बन जाएगी। एंड जन्म के बाद में आफ्टर बर्थ जो है वो एक भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आफ्टर बर्थ जो है वो एक भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे ही फीमेल का जन्म हुआ, ठीक है, तब से लेकर के प्यूबर्टी फेज आने तक, यानी कि जन्म से लेकर के 14 साल तक की एज तक जो है ये oogonia जो है ये ग्रोथ फेज में एंटर करती है। यानी कि ये सभी के सभी जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर करेंगी।
यानी आप देखें कि ये जो अभी तक जो स्टेप हुआ है कि जर्म प्रीमोर्डियल सेल से लेकर के oogonia बनने तक, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यानी केवल गुणन हुआ है। तो इस वजह से इस फेज को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था कहा जाता है इसको। ठीक है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन फेज है, क्योंकि इस फेज के अंदर जो है आप देखें बहुत सारी oogonia जो है केवल मल्टीप्लाई ही होती है। ठीक है ना, तो ये बिफोर बर्थ हुआ। अब आफ्टर बर्थ जो है ये सभी oogonia जो है वो एक एक करके ग्रोथ फेज में एंटर करती रहेंगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मान लो एक oogonia जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर कर गई। ठीक है, एक oogonia ग्रोथ फेज में एंटर कर गई और इसने अब ये अपना साइज जो है वो काफ़ी बड़ा कर लेगी। ठीक है, अपना साइज जो है वो बहुत बड़ा कर लेती है। तो ग्रोथ फेज में एंटर किया, लेकिन ध्यान रखना इस समय पर ये कोई डिवीज़न नहीं करेगी। जो oogonia जन्म से पहले बन चुकी थी उन्होंने ही ग्रोथ करी है, न्यूट्रिशन गेन किया है, और इसमें जो समय लगा वो जन्म से लेकर 14 साल तक की एज का समय लगा। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज सेकेंड फेज कॉल्ड ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, तो ये जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है oogenesis की। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्यूबर्टी फेज में एंटर करेंगे तो प्यूबर्टी फेज में एंटर होने के बाद में ये अब ग्रोथ फेज में एंटर होकर बन गई, तो इसे कहा जाएगा बच्चों प्राइमरी, यहाँ लिख रही हूँ प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडजनन कोशिका, प्राथमिक अंडजनन कोशिका इसको कहा जाता है। अब प्राइमरी है तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें आगे की तरफ जो है वो अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, यानी मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट कर लेगी एंड मियोसिस फर्स्ट करने के बाद में जो है ये दो इर्रेगुलर सेल का फॉर्मेशन करेगी। इर्रेगुलर मतलब नॉन सिमिलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये डिसिमिलर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक तरह से एक का साइज छोटा होता है और एक का साइज बड़ा होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने मियोसिस के बारे में जो है वो आपको सारी डिटेल बता दी थी, और ये भी कहा था कि oogenesis भी सेम प्रोसीजर होगा, बस उसमें स्पर्मेटोसाइट थी तो यहाँ पर oocyte का नाम दिया गया है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। समझिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब देखो यहाँ पर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट मियोसिस इसमें करवा दे रहा है। पहला मियोसिस जब होता है तो क्रोमोसोम के नंबर तो हाफ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो है ना दो अनइक्वल सेल बनती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों सेल्स इक्वल बनी थी, दोनों इक्वल साइज की थी, जिनको हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनेगा, एंड सेकेंडरी oocyte के साथ साथ बनेगी एक पोलर बॉडी। ठीक है, एक बनेगी पोलर बॉडी। ठीक है, सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया भी था कि जो एग फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी oocyte से ही होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी oocyte जो है ना, यही वो स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी से रिलीज होकर होती है ओव्यूलेशन के दौरान। ठीक है, ये डायरेक्टली एग में कन्वर्ट नहीं होती है। अब देखो सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या करेगी कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, समझना 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करेगी, एंड ओव्यूलेशन के दौरान क्या होगा कि ये ओवरी से निकल के चली जाएगी फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि ओवरी से एग निकलता है, लेकिन एक्चुअल में ना एग नहीं निकलता। उस एग की जो पीछे वाली स्टेज है यानी सेकेंडरी oocyte, यही ओवरी से बाहर निकलती है। इसको द्वितीयक अंड कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक अंड कोशिका जो है सेकेंडरी oocyte वो निकलेंगी ओवरी से और चली जाएंगी फेलोपियन ट्यूब में। अब देखो होगा क्या आगे, होना तो ये चाहिए था कि सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड करके एक एग का फॉर्मेशन कर ले, और साथ ही साथ में एक छोटी सी पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन इसका होना चाहिए। ठीक है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन। तो वास्तव में तो एग या ओवम जो है
ये बनना चाहिए एंड ये पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, एक बार पोलर बॉडी को साइड करते हैं, अपन फोकस करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी oocyte पे। तो मियोसिस सेकेंड, देखो होना तो ये चाहिए था कि 14th डे तक सेकेंडरी oocyte जो है उसको मियोसिस सेकेंड कर लेना चाहिए था, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, और एग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ताकि ये जो एग है ये ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में जा सके फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, मैंने जैसा कहा कि सेकेंडरी oocyte वही रिलीज होता है ओव्यूलेशन में। अब ये जाकर के ये क्या करता है कि ओवरी के अंदर ना मियोसिस सेकेंड शुरू तो कर देता है, लेकिन मियोसिस सेकेंड को बीच में रोक देता है, ना कम्प्लीटली सेकेंडरी oocyte रहा ना कम्प्लीटली एग बना। तो सेकेंडरी oocyte जो है ना इसी फेज़ के अंदर रहते हुए ये मियोसिस को केवल मेटाफेज स्टेज तक कर लेता है और मेटाफेज स्टेज में लाकर स्टॉप कर देता है। ठीक है ना, मियोसिस की अलग अलग फेज़ होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो यहाँ पर ये ना प्रोफेज कंप्लीट कर लेगा, मेटाफेज कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मेटाफेज तक ला करके रोक देगा। ठीक है, और जैसे ही ये स्टॉप हुआ मेटाफेज वाली स्टेज जिसकी ख़त्म हुई मियोसिस सेकेंड की, तो सेकेंडरी oocyte का समय आ जाता है ओव्यूलेशन का, तो ये निकल के चला जाएगा। अब मान लीजिए कि फेलोपियन ट्यूब में रहते हुए अगर 14th डे तक स्पर्म आ जाते हैं, यानी स्पर्म आ जाते हैं, तो स्पर्म जैसे ही अंदर आते हैं ना, और जब कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलोसिडा को यानी एग की वॉल्स को रप्चर कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान पर ये सेकेंडरी मियोसिस सेकेंड जो है ये कंप्लीट हो जाता है और ये एग में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्पर्म सही समय पर आ जाते हैं तभी ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। क्योंकि देखिए उससे पहले ये सेकेंडरी oocyte कहता है कि अगर मान लो मैं इतना लंबा चौड़ा मियोसिस कर रहा हूँ और अगर स्पर्म आए ही नहीं तो मेरी मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, मेरी मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी। तो सेकेंडरी oocyte एक बात बोलता है कि देखो स्पर्म जब आएगा ना, मतलब जब लगेगा कि वो एग की वॉल को रप्चर कर रहा है, तो मैंने तो मेटाफेज तक तो कर ही रखा है, मैं एनाफेज टीलोफेज कर लूँगा, 2 ही तो फेज करनी है, छोटी सी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। क्रोमोसोम तो ऑलरेडी हाफ हो ही रखे हैं। ठीक है ना, बस एक कॉपी तो बनानी है, बन गई। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय पर ही सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करके एग को बनाता है। इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर लिखा था सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन में बाहर निकलता है, ना कि एग। अब वो एक बात और बता दूं मैं आपको, जब हमने प्राइमरी oocyte लिखा था तो उसके बाहर कुछ फॉलिकल सेल बनाई थी। ठीक है ना, कुछ फॉलिकल सेल बनाई थी और वो कहलाया था प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो है वो यही था, क्योंकि जब तक फॉलिकल्स नहीं बने थे तब तक एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी आपको फॉलिकल्स में भी मिलेगा, टर्शरी फॉलिकल में मिलेगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉलिकल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स थी वो यही थी, एंड फॉलिकुलर सेल्स जो इनके ऊपर लगी थी वो हार्मोन सिक्रीशन का काम कर रही थी, इन सभी सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम कर रही थी। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये जो पोलर बॉडी बनी है प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट से, ध्यान रखना इस पोलर बॉडी का वैसे कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, कोई रोल नहीं होता। तो बहुत बार ऐसा होगा कि पोलर बॉडी जो है ये जैसे सेकेंडरी oocyte जो बना है इसके साथ ही कभी कभी यहाँ लग जाती है, यहाँ लगी रह जाती है। ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte के साथ ही लगी रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग के साथ ये वाली जो पोलर बॉडी बनती है ये एग के साथ यहाँ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब देखो पोलर बॉडी क्या होता है कि या तो मियोसिस फर्स्ट के बाद ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पोलर बॉडी भी मियोसिस सेकेंड में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, मियोसिस सेकेंड में पार्टिसिपेट करेंगी और ये अब 2 पोलर बॉडी बना लेंगी, अपने जैसी 2 पोलर बॉडीज और बना लेती हैं। तो इसका मतलब आप समझ के देखो कि जो पोलर बॉडी है, ठीक है, वो बनेगी आफ्टर oogenesis 3। ठीक है ना, रिजल्ट में आपको 3 पोलर बॉडी मिलेगी। ठीक है, और आपको 1 मिलेगा एग। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारा वो फंडा भी गलत नहीं होना चाहिए कि मियोसिस का लास्ट रिजल्ट 4 सेल्स होती हैं। तो मियोसिस देखो ख़त्म हुआ है तो 4 सेल्स मिली हैं, बस फ़र्क इतना है कि चारों के चारों एग नहीं हैं, यहाँ पर 4 हैं, 4 में से 3 तो है पोलर बॉडी और 1 है एग।
क्योंकि देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था तो वहाँ पर स्पर्म काउंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए था, 120 मिलियन के आसपास जो है वो स्पर्म काउंट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ध्यान रखना कि जो वहाँ पर तो 4 के 4 स्पर्म में कन्वर्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर ओवम तो एक ही बनेगा ना एक बार में, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। तो ये खत्म होता है स्टूडेंट्स oogenesis का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं साइटॉन एजुकेशन पर, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर।